हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस पर। और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने लेक्चर नंबर 12 और लास्ट लेक्चर इस पर्टिकुलर सीरीज़ का, जिसका नाम है मैराथन कोर्स ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो हम डिस्कशन कर रहे हैं उनके ऊपर। तो ये लेक्चर नंबर 12 या कह सकते हो फाइनल लेक्चर इस सीरीज़ का होने जा रहा है, जहाँ पर आपकी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का दी एंड हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। ये लेसन प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, राहुल, नाम तो आपने सुना ही होगा। तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन। और शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दैट अनअकैडमी प्लस पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो अभी राइट टाइम है, चाहे वो लॉकडाउन का सिनेरियो देखा जाए या फिर आपकी प्रिपरेशन का जो स्टार्टिंग पीरियड होता है 2021 के लिए। तो वहाँ पर बैच जो है वो शुरू हो चुके हैं, बाइलिंगुअल कोर्सेज, हिंदी कोर्सेज एज वेल एज द इंग्लिश कोर्सेज। सो यू कैन फॉलो, you can subscribe to Unacademy Plus, and what you can do, you can apply this code study IAS in order to get the 10% डिस्काउंट। तो आप Unacademy ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यूपीएससी सीएसई कैटेगरी को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, यू कैन क्लिक ऑन दिस, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन मॉडल, सब्सक्रिप्शन प्लान फॉर Unacademy Plus फॉर यूपीएससी सीएसई। तो फॉर एग्जाम्पल आप 24 मंथ्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन अप्लाई दिस कोड स्टडी IAS, ताकि जो अमाउंट 64,000 है वो कम होकर 57,600 हो जाए। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट यू विल गेट बाई जस्ट बाई अप्लाइंग दिस कोड स्टडी IAS। दिस कोड इज इम्पॉर्टेंट, नोट डाउन दिस कोड एंड यूज दिस कोड इन ऑर्डर टू गेट द डिस्काउंट। और अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन फॉलो द सेम स्टेप्स एंड you will get the discount again just like the previous one. Okay, so this is all about UPSC CSE Unacademy subscription। और जो लोग 2020 के लिए जिनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है और मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं, सो अंडर द academic direction of the renowned personalities as you can see over here in the screen। okay, तो इनकी एकेडमिक डायरेक्शन और इनके क्यूरेटेड और रिव्यू के द्वारा ये टेस्ट तैयार किए जा रहे हैं। अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप की मॉक टेस्ट सीरीज़ है, जो आपकी फ्री टेस्ट सीरीज़ है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कैन एनरोल एंड यू कैन टेस्ट योर सेल्फ। ओके, ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ मिनिस्ट्रीज़ की। लास्ट टॉपिक है, तो लास्ट टॉपिक में कुछ और स्कीम्स रह गई हैं, तो उनकी बात करते हैं मिनिस्ट्री वाइज। सबसे पहले है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री की कौन सी स्कीम है जो आपको पढ़नी है? द फर्स्ट थिंग इज स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट। स्ट्राइव है ये, स्ट्राइव, अब आप याद रखिएगा ये स्ट्राइव है। ठीक है, ये स्ट्राइड नहीं है। स्ट्राइड जो है, स्ट्राइड, इड इड, ये स्ट्राइड ईद जो है ना, ये HRD मिनिस्ट्री की है। किसकी है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्ट्राइड। लेकिन अगर स्ट्राइव है देन इट इज़ अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। यही बातें तो एग्ज़ाम में फिर याद आती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, लिंक करना। मैं हमेशा इसी चीज़ पर फोकस करता हूँ, बिकॉज यूपीएससी में जो स्कीम के क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं चीज़ों से आते हैं, जहाँ पर कन्फ्यूज़न की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं, वहीं से यूपीएससी उठाता है। और अगर नहीं भी उठाए तो भी आपको समझना है दैट अगर आपको ये चीज़ें क्लैरिटी है तो आप फिर एग्ज़ाम में उन चीज़ों को, मतलब कहा जाता है कि इट इज़ बेटर टू गेट सरप्राइजेस इन द, you can say, before the prelims, okay, rather than getting this shock ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, तो प्री के एग्ज़ाम में जो सदमा है, शॉक है, वो लगे, उससे अच्छा है पहले सारे सरप्राइज़ ले लो प्री की प्रिपरेशन के टाइम पे ही। ठीक है, तो पहले से ही मैंने सरप्राइज़ दे दिया, याद रखना इसको। ठीक है, सो दिस इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये क्या होता है? 100% फंडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट का कोई यहाँ पर योगदान नहीं है, क्योंकि कोशिश हो रही है, स्ट्राइव हो रहा है, तो स्ट्राइव कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाफ ऑफ द स्कीम आउटले वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेंस के थ्रू आ रहा है। इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनाती हैं स्कीम्स को कि वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंस आ रहा है, चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो या फिर आपकी और भी स्कीम्स हो। बहुत जगह हमने देखा हुआ है, पहले लेक्चर से लेके
लास्ट के यानी पिछले 11th लेक्चर तक हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेंस देखा है, सो आप उन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। आउटकम फोकस्ड इन स्कीम है ये, स्कीम का जो फोकस है वो आउटकम ओरिएंटेड है। आउटकम फोकस्ड का मतलब ये होता है दैट यहाँ पे जो स्पेशल एम्फेसिस है वो आउटकम पर होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, देखो एक नया एक अप्रोच है। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट इनपुट वगैरह पे ध्यान देती थी, आउटकम वगैरह देखती नहीं थी, है ना। यानी कि क्या होता था कि फोकस हमारा रहता था कि हाँ स्कीम वगैरह चलानी है, पैसा देना है एंड ऑल, तो उस पर ज़्यादा रहता था। रिजल्ट क्या आ रहा है उसका कुछ ज़्यादा एनालिसिस नहीं होता था। इवन बजट भी हमारा अगर देखोगे, बजट का इवोल्यूशन देखोगे, तो पहले ट्रेडिशनल लाइन आइटम बजटिंग होती थी, फिर प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, फिर जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम। ये आउटकम और आउटपुट वाली चीज़ें तो अभी आना शुरू हुई ना, आउटकम आउटपुट आउटले बजटिंग, तो ये सब अभी आया है, रिसेंट फिनोमिनाज हैं। तो वो चीज़ ये स्कीम्स में भी देखने को मिल रही है। अब कोई नया है, रिसेंट चीज़ है, तो उसको आप यूज़ करते हो, तो वही है कि इस स्कीम में इसका यूज हो रहा है, समझ रहे हो। इसके अलावा इसमें 4 रिजल्ट एरियाज हैं। कहाँ कहाँ देखो, आउटकम ओरिएंटेड है ना, तो आउटकम का मतलब क्या है, रिजल्ट से। तो कौन कौन से आउटकम, पहला है इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ITI, ठीक है। तो ITI जो होने ITI होती हैं, IIT नहीं ITI, जो जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग स्किल्स सिखाई जाती है। फॉर एग्जांपल वेल्डिंग हो गई, फॉर एग्जांपल आपकी शीट मेटल शॉप हो गई, जो वर्कशॉप्स होती हैं, ऑटोमोबाइल हो गया, तो जो प्रैक्टिकल काम होता है, ठीक है। एक तो होता है इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया जाएगा, थियरी ऑफ मशीन पढ़ाया जाएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जब एग्जैक्ट काम आएगा तो वो प्रैक्टिकल स्किल ITI वालों पे होती है, ठीक है। क्योंकि इंजीनियर जो होते हैं वो एक मतलब अलग जॉब होती है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो एक होता है कि मैनेजमेंट वाला काम, एक होता है एग्जैक्ट आपको ग्राउंड पे काम करना है, तो वो ITI वाले करते हैं। सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस थिंग। तो यहाँ पर उसको इम्प्रूव करना है। इंक्रीज्ड कैपेबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू सपोर्ट ITI, ठीक है। एक तो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। अब ऐसे तो है नहीं कि हमने कह दिया कि अच्छे दिन लाने हैं, ठीक है। तो अच्छे दिन लाने हैं तो वो कुछ करना भी तो पड़ेगा कि अच्छे दिन लाने हैं, तो वो स्कीम का इनिशिएटिव बनाने से थोड़ी ना काम चलेगा। हमने पहले कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी, अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक है। आगे का अपने आप भर लेना जो भी बचा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन कैसे आएंगे कि प्राइवेटाइजेशन करके आएंगे, FDI लेकर आएंगे, आत्मनिर्भर भारत से आएंगे, वो बात की चीज़ है। ऐसे ही पहले सिर्फ हमने बोला कि परफॉर्मेंस, उसके बाद हमने ये बोल दिया, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग एंड लर्निंग को इम्प्रूव करने की भी बात हो रही है, और इम्प्रूव द ब्रॉडेंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। इसको प्रोनाउंस करने में हमेशा दिक्कत रहती है, ओके कोई ना। इसके अलावा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS, ये जो है स्कीम, ये स्कीम है टू प्रमोट दिस ट्रेनिंग एंड इंसेंटिवाइजेशन एम्प्लॉयर्स हु विश टू एंगेज अप्रेंटिसेस। जो अप्रेंटिसशिप होता है, बड़ी दिक्कत है, कुछ जगह पर किसी ना किसी को दिक्कत होती है, मुझे इसमें हो रही है, माफ़ी चाहूँगा। एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। इंसेंटिवाइजेशन इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट जो आपको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की स्कीम्स में देखने को मिलेगा। ये वो कीवर्ड है जो आप किसी भी आंसर के वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि इंसेंटिवाइजेशन को बढ़ाना चाहिए। आप लिख सकते हो देयर शुड बी द इम्प्रूवमेंट इन द इंसेंटिवाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर पहले से है, और नहीं है तो वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। ऑल स्टेक होल्डर्स नीड्स टू बी कंसर्न्ड विद, कंसल्ट विद, कंसेंट विद, वॉट एवर यू कैन टॉक अबाउट स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन। सो ये कुछ जेनरिक मटेरियल है जो एकदम एक तरीके की, मतलब जो एक वो है, क्या बोलते हो इसको, तड़का है, किसी भी आंसर में लगा सकते हो, ठीक है। एक ग्रेवी है ये जो आप यूज़ कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ है दैट एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि वो अप्रेंटिस प्रोग्राम्स अपनी इंस्टीट्यूशन या अपनी इंडस्ट्री में चलाएं। एम्प्लॉयर्स को ऐसे इंसेंटिवाइज किया जाएगा, ओके। तो समझने की कोशिश करो। अप्रेंटिस का मतलब क्या है, जैसे कोई यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी है, ठीक है, कोई प्लांट है, वर्कशॉप है, व्हाटएवर, तो वहाँ पे उसको एम्प्लॉयर को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू द अनदर एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल की तरह समझो, जैसे बीटेक करते हैं जो लोग,
बीटेक इंजीनियरिंग करते हैं तो थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में कि फोर्थ ईयर के लास्ट में, थर्ड ईयर के लास्ट में है ना, एंड ऑफ द थर्ड ईयर, यहाँ पर आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है और इसी ट्रेनिंग के बेस पर फोर्थ ईयर में प्रोजेक्ट भी बनते हैं। ठीक है, हर जगह ये होता है, कॉमन करिकुलम है। तो थर्ड ईयर जो होती है यहाँ पर एक ट्रेनिंग, यहाँ पर ये वाला इंटर्नशिप होती है। ठीक है, डॉक्टर्स में भी यही होता है, तो इंडस्ट्रीज़ में वगैरह में लोग जाते हैं, 1 महीने ट्रेनिंग करते हैं, चीज़ों को रियल लाइफ में देखते हैं। ठीक है, जैसे थर्मल पावर का एनटीपीसी का प्लांट है, वहाँ गए या कहीं और गए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में गए, तो ऐसे जाते हैं। अब जाते हैं ऐसे ही इमेजिन करो कि कोई अब इंजीनियर तो जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं, है ना, स्कीम्स जो मतलब एक चीज़ है, ये ऑल इंडिया हर जगह ये होता है, इंटर्नशिप हो रही है भाई। तो जो इंडस्ट्री है उसे भी पता है भाई कि हाँ अच्छे दिन बच्चे आने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे आने वाले हैं तो उनके पास तो बना हुआ कि हर साल कुछ बच्चे आते हैं, इस साल भी आएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई को ट्रेनिंग देनी है तो कैसे वो किसी इंडस्ट्री में जाए, कैसे अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले, कैसे प्रमोट करना है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर को बोला जा रहा है कि आपको इंसेंटिवाइज देंगे। समझ रहे हो, ऐसे लॉजिक समझने की कोशिश करो, स्कीम तो कोई भी पढ़ लेगा, थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करो। इंक्रीज द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप फ्रॉम 2.3 लाख टू 50 लाख क्यूमुलेटिवली बाई 2020। तो इसका ये टारगेट है, एक टारगेट भी यहाँ पर है, एम्बिशियस टारगेट देखने को लग रहा है। 2.3 लाख से 50 लाख जो है अप्रेंटिसशिप है जो बढ़ानी है, और प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड अटेंड टू द अप्रेंटिस। ठीक है, परेशान हो गए हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है और इम्प्लीमेंटेड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डीजीटी इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र वाली जो स्कीम है जो हमने डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल में पढ़ी थी, उस स्कीम का नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है। ठीक है, ये बताओ जरा। टेस्ट वगैरह में आते हैं क्वेश्चन तो ऐसे याद होना चाहिए। रीइम्बर्समेंट है 25% ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्टिपेंड का यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयर को इंसेंटिवाइजेशन की बात है, और कॉस्ट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग जो है उसे भी शेयर किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। कौशल विकास योजना के अंदर कौशल विकास केंद्र बनाए गए थे, और इन कौशल विकास केंद्र के अंदर कौशल विकास, ये एक स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया की कह सकते हो, एक स्कीम है स्किल इंडिया में। ऐसे मतलब ये स्कीम एक इम्पॉर्टेंट एक पिलर थी स्किल इंडिया की, कि लोगों में कौशल का मतलब होता है स्किल, कौशल बेसिकली मीन्स स्किल, तो स्किल का डेवलपमेंट करना है, विकास का मतलब डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, यहाँ पर रिकॉग्निशन थी प्रायर लर्निंग को, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, तो ये चीज़ यहाँ पर है। इसके अलावा ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। हमने पुराने लेसन्स में भी देखा है कि ट्रेनिंग दी जा रही थी। ठीक है, चाहे वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हो, वहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके अलावा और भी हमने देखा, आपका हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी देखा कि वहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जा रही थी, और नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क के तौर पर ही दी जा रही थी। ये एक फ्रेमवर्क है कि कैसे ट्रेनिंग देनी है, उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या एक स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है इस फ्रेमवर्क के द्वारा। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब ऐसा होता है ना, ट्रेनिंग मतलब एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए कि ट्रेनिंग में क्या what you are expected after getting the training। ठीक है, समझ रहे हो कि मतलब इंजीनियरिंग कर ली है तो इंजीनियर्स के लिए कोई ऐसा नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेड है आपसे, है ना, बेसिक कुछ स्टैंडर्ड्स, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है जब आप इंजीनियर बन चुके हो, है ना, इतना बेसिक पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा प्लेसमेंट असिस्टेंस बाय ट्रेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, ये जो रीलॉन्च्ड वर्जन है वहाँ पे रीलॉन्च्ड प्लेसमेंट ट्रैकिंग हैज़ बीन मैंडेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट असिस्टेंस बाय ट्रेनिंग पार्टनर्स, तो ट्रेनिंग पार्टनर यहाँ पे हेल्प करेंगे इसमें, किसमें, प्लेसमेंट असिस्टेंस में, प्लेसमेंट में मदद करने के लिए ट्रेनिंग पार्टनर्स थे। और अभी रिसेंटली इसका 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ है। ठीक है, मोदी सरकार 2.0 में इस स्कीम का भी 2.0 आ गया। इसमें क्या है कि प्लेसमेंट को यहाँ पे
मैंडेटरी कर दिया गया, प्लेसमेंट ट्रैकिंग को मैंडेटरी कर दिया गया कि जो लोग भी स्किल जिनको दी जा रही है उनके साथ क्या हुआ आगे, है ना, जॉब अब लगी कि नहीं लगी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड असेसमेंट फीस आर कंप्लीटली पेड बाय द गवर्नमेंट। ट्रेनिंग और असेसमेंट फ़ी जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। यहाँ पे देखो ऐसे होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो ये जो कौशल विकास केंद्र हैं उनको पैसा देती है एज़ पर देयर कैप, मतलब जितने लोग यहाँ पे एनरोल हैं, ठीक है, जितने लोग एनरोल हैं वहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे 50, जैसे ये कौशल विकास केंद्र है, यहाँ पे 50 लोग हैं, तो ये डाटा दे देगा कि हम 50 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और ये 50 लोगों के लिए गवर्नमेंट इसको विकास केंद्र को वो दे देगी, क्या दे देगी, पैसे वैसे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे असेसमेंट फ़ी वगैरह दी जाती है और करप्शन भी अच्छे से हुआ है इस स्कीम के अंदर, ठीक है। इवन आई हैव बिट छोड़ो, ऐसा होता है यहाँ पे, देखो जनरली ऐसे होता है कि ये चीज़ें यहाँ पे अब यहाँ ट्रैकिंग वगैरह लोग यहाँ पे पता ही नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर खुला भी है कि नहीं, ठीक है, कुछ किसी को भी यहाँ पे बस एक कागज़ों में लोगों के नाम दिखाए जा रहे हैं और यहाँ से ये लोग पैसे ले रहे हैं गवर्नमेंट से बीच में बैठ के, ठीक है। तो ना बच्चे को ट्रेनिंग दी जा रही है, ना बच्चों को ट्रेनिंग से मतलब है, ठीक है। तो ऐसे करके करते इतने बेरोजगार घूम रहे हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज में चले जाओ, है ना, किसी भी कॉलेज में चले जाओ, वहाँ पे लोगों से बोल दो कि यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, डायरेक्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ है, अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे यू विल गेट टू नो कि बहुत कुछ होता रहता है और ये काफ़ी न्यू नॉर्मल है, इस वजह से सारी दिक्कतें हैं। इम्प्लीमेंटेड थ्रू एनएसडीसी, तो एनएसडीसी मैंने पहले भी बता चुका हूँ, एनएसडीसी जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। मॉडल स्किल सेंटर्स कॉल्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, कौशल केंद्र आज जो हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है, दिस इज़ देयर। इसके अलावा अगली है प्रधानमंत्री युवा योजना। इसके फीचर्स क्या हैं, एजुकेट एंड इक्विप पोटेंशियल एट अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो इनके जो अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एजुकेट करना, उनको इक्विप करना, ये है युवा योजना। युवा योजना मतलब एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है और क्योंकि हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर चुके हैं, अब बची क्या है, इसका नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप हब्स, ई हब्स की थ्रू यहाँ पे नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन हब ये बनाए जाएंगे टू कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो पहले एंटरप्रेन्योरशिप अर्ली स्टेज में, मतलब कैच देम यंग की फिलॉसफी, ठीक है, कैच देम यंग, ये वाली फिलॉसफी यहाँ पर अप्लाई की जाएगी, लोगों को एजुकेट किया जाएगा, इक्विप किया जाएगा, उसके बाद उन्हें सपोर्ट भी किया जाएगा ई हब के द्वारा, एंटरप्रेन्योरशिप हब। ई हब्स को कैसे कहेंगे, दूसरा नाम इसका क्या है, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन हब, ठीक है, ई हब। तो इसकी हेल्प से यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा और कनेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन इनेबलिंग नेटवर्क ऑफ पीयर्स, मेंटर्स, फंड एंड बिजनेस सर्विस, ठीक है। तो एजुकेट इक्विप करने के लिए उसको और अगर इलेबोरेट करो तो ऐसे आप समझ पाओगे दैट पीयर्स, मेंटर्स, फंड्स एंड ये सारी चीज़ें। कैटलाइज अ कल्चरल शिफ्ट टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये सारी चीज़ें हैं, सिंपल है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री युवा योजना इज विद रेस्पेक्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट के लिए कौशल विकास योजना, अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो आपकी एक रीइम्बर्समेंट देती है, एम्प्लॉयर्स को हेल्प करती है आपकी इंजीनियरिंग वाले करिकुलम से, याद रखना इसको। कौशल विकास मैंने बता ही दिया है और स्ट्राइब तो हो ही गई थी, ओके। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं। सो हेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, बहुत ही बड़ी नाम की स्कीम है ये, बहुत पॉपुलर स्कीम है, ठीक है। जो लोगों ने 2000 बहुत पुराने प्रिपरेशन, जिनके जो प्रिपरेशन करना शुरू किए होंगे, ख़त्म भी कर चुके होंगे, 5-6 अटैम्प्ट भी हो गए होंगे, वो पढ़ते रहते होंगे, लगातार ये स्कीम रहती है, ठीक है। ये है क्या बेसिकली, बाकी बैकग्राउंड छोड़ो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये पहली चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर क्योंकि बड़ी है ना, बड़ी चीज़ है भाई, बड़ी चीज़ है तो थोड़ा सा स्टेट का भी सपोर्ट है, तो इस तरीके से आप कुछ याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि बड़ी चीज़ों में ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल आप
कुछ याद रख सकते हो। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, इंटीग्रेटेड, ऐसे याद रखो, इंटीग्रेटेड है ना, इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेटेड है तो सेंटर और स्टेट भी इंटीग्रेटेड है ना, ये मतलब ऐसे ही है, मजाक वाली चीज़ें, बट स्टिल आप ऐसे याद रख सकते हो, शायद एग्जाम में भला हो जाए। ओके, पैकेज ऑफ 6 सर्विस। अब इंटीग्रेटेड से भी ये भी समझ लो कि इसमें एक नहीं है, पूरा पैकेज है। जैसे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जीएस पढ़ोगे या सिर्फ हिस्ट्री पढ़ोगे जीएस की, या ज्योग्राफी पढ़ोगे या पॉलिटी पढ़ोगे, आप एक बार ले लो, आप ऑप्शनल, जीएस, इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो पैकेज है वो पूरा। ऐसे ही इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर बहुत कुछ है। क्या क्या है बहुत कुछ में? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन से बात शुरू होगी, ठीक है, समझ गए, चलो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिल गया। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्या होता है? जो न्यूट्रिशन में सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हो गया। प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, एजुकेशन, प्री स्कूल। अब एजुकेशन के 2 कंपोनेंट, प्री स्कूल और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। प्री स्कूल का मतलब स्कूल के पहले की एजुकेशन। इसके अलावा इस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, नाम से ही सब क्लियर है, ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस पिलर याद होने चाहिए ताकि आप प्रीलिम्स में रिकॉग्नाइज कर पाओ जो ऑप्शन है वहाँ पर, और मेंस में रिकॉल कर पाओ कि हाँ ये 6 कंपोनेंट हैं, आप किसी आंसर में ICDS के पिलर के तौर पे ऐसे फ्लो डायग्राम बना सको, ठीक है। तो इस वजह से मेरा फोकस जो है वो इन चीज़ों पर बहुत रहता है कि कैसे डायग्रामेटिकली मैं चीज़ों को समझाऊं। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन और प्री स्कूल एजुकेशन, 2 तरीके की एजुकेशन हो गई। न्यूट्रिशन हो गया तो इम्यूनाइजेशन भी कर दो, हेल्थ चेकअप भी कर दो, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, ठीक है। अब 2 हेल्थ से रिलेटेड हो गए, 2 और रेफरल सर्विस टू द बेनिफिशियरीज, ठीक है, रेफरल सर्विसेज टू द बेनिफिशियरीज। तो 3 कंपोनेंट आपके हेल्थ से रिलेटेड हो गए, 2 कंपोनेंट आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो गए, और 1 हो गया नॉर्मल खाने पीने से, है ना, ऐसे कुछ याद रख लो, ठीक है। तो 6 कंपोनेंट हैं, हेल्थ से रिलेटेड हो गए, एजुकेशन से रिलेटेड हो गए। एजुकेशन में क्या करना है? प्री स्कूल एजुकेशन और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स और रेफरल सर्विसेज टू द बेनिफिशियरीज, और सबसे ऊपर जो था वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम था, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस इज ICDS। अब ICDS मैंने बताया ऐसे छोटी मोटी स्कीम तो है नहीं, तो थोड़ा सा और यहाँ पे आंगनवाड़ी सर्विसेज की बात है, यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज होंगी, ये सारी सर्विसेज यहाँ पे। जब अगर नाम है सर्विसेज, अगर नाम था इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेटेड के 2 मतलब समझ लिए कि सेंटर स्टेट है, मतलब लिटरली ऐसा नहीं है। लिटरली तो इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि 6 सर्विस है ना, 6 जो हैं चीज़ें मिली हुई हैं। कौन कौन सी? हेल्थ में क्या क्या था, एजुकेशन में क्या क्या था, और फूड में तो न्यूट्रिशन था ही, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। एजुकेशन में आपकी 2 तरीके की एजुकेशन थी, प्री स्कूल एजुकेशन थी और हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन थी, है ना। और फिर एजुकेशन एग्जैक्टली, हेल्थ में एग्जैक्टली क्या था? इम्यूनाइजेशन था, और देख लो, और है नहीं तो आते बिल्कुल इंटीग्रेटेड हो गया। देन वी हैव सर्विसेज। अब सर्विसेज में क्या क्या है? आंगनबाड़ी सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं वो इसके अंडर में आती हैं, याद रखना, आंगनवाड़ी सर्विसेज यहाँ पे इसके अंडर में है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक याद रखो, यहाँ पे आपकी दो तीन चीज़ें आप कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे आंगनबाड़ी और आशा, ठीक है, और ANM भी लिख लो चाहे, ठीक है, ऑक्सिलरी जो मिड वाइफ्स होती हैं, ANM वाइफ्स। सो बेसिकली आप ऐसे याद रख लो यहाँ पे कि ये 2 में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आंगनवाड़ी जो है वो आंगनवाड़ी वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है। आशा जो है, अगर आप नॉर्मल ग्राउंड में जाके देखोगे तो आप हो सकता है कि आप सोचो आशा बहू है, ऐसे करके आपका चलता है, ठीक है, आशा में जो भी है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आप सोचोगे कि वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, लेकिन यहाँ पे ऐसे याद रखना इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है एक्रीडाइटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अब ना यहाँ वीमेन आया, ना यहाँ चाइल्ड आया, यहाँ आया क्या? हेल्थ आया, और हेल्थ आया इसीलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम है, ठीक है, याद रखोगे, याद रखना इसको। आंगनबाड़ी जो है वो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आती हैं, ठीक है। और आशा जो है उसमें, क्योंकि H का मतलब सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है, H का मतलब H है, इसलिए हेल्थ वेलफेयर
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हो गया आंगनवाड़ी सर्विस। आंगनवाड़ी सर्विसेज यानी ये जो यहाँ पे जो आंगनवाड़ी में जो भी ये जो सर्विसेज हमने देखी थी वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस यहाँ पे दी जाती हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड से रिलेटेड सर्विसेज। नेशनल क्रीश मिशन सर्विस यहाँ पे है। क्रीश सर्विसेज क्या होता है? क्रीश सर्विसेज जो है वो क्रीश जो है आपका मैटरनिटी बेनिफिट में भी देखने को मिलता है। क्रीश का मतलब होता है जो जैसे कोई फीमेल है, मतलब बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, जो टॉडलर्स छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, अगर कोई वर्किंग वीमेन है तो वर्किंग वीमेन अगर काम करने जा रही हैं, ठीक है, तो वो जहाँ पे उनकी वर्क प्लेस है वहाँ पे सारा जो प्रोसेस, वहाँ पे मतलब एक अलग से बच्चे जो हैं उनको खेलने के लिए एक मतलब एक रूम टाइप का, हॉल टाइप का, व्हाटएवर, तो उसको क्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो नेशनल क्रीज सर्विस है वो भी ICDS के तहत यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की बात होती है, ठीक है। सो ये भी इसका एक सर्विस है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना ये क्या है? ये यहाँ पे वही 6,000 रुपये दिए जाते हैं अलग अलग चीज़ों को प्रोवाइड करके हुए। 2-4 पिलर हैं इसके, अभी हम इसको देखेंगे भी प्रधानमंत्री मातृवंदन को, ठीक है। बेसिकली आपको वो है कि इसमें प्रधानमंत्री मातृवंदन में आपको 2,000 प्लस 1,000 आपका जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसका, तो ऐसे करके आपको पैसे वीमेन को दिए जाते हैं 6,000 डिलीवरी के, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है उसके लिए। और साथ में इसमें ऐसा है कि एक साथ नहीं कि 6,000 बस तुरंत दे दिए जाएंगे, इसमें इम्यूनाइजेशन करोगे तो रुपये मिलेंगे, फिर आपने अगर रेगुलर चेकअप कराओगे तब मिलेंगे पैसे। तो ऐसे करके ताकि लोग मतलब इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि लोग पैसों के लिए, मतलब एक तरीके का मोटिवेशन रहे, है ना। इसके अलावा पोषण अभियान, तो आपको पता है कि मिशन जो है मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया की बात हो रही है, तो पोषण अभियान भी इसी के अंदर है। और स्कूल फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, तो ये सारे इसके सर्विसेज हैं। इसके अलावा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव। वैसे तो हम ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में अभी देख रहे हैं, बट दिस इज़ द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर एंड फैमिली वेलफेयर ऑब्वियसली, एंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ठीक है। क्योंकि बेटी बचाओ, अब बेटी है तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी आएगी, और मिनिस्ट्री ऑफ फीमेल हेल्थ, क्योंकि बचाओ तो हेल्थ वगैरह, क्योंकि बचाने का मतलब क्या है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी और ये जो अबॉर्शन वगैरह है वो नहीं होने चाहिए, तो हेल्थ का आ गया, इसलिए बेटी का था तो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आ गया, और बेटी पढ़ाओ और है तो इसलिए HRD भी आ जाएगा। समझ गए? ऐसे याद रख सकते हो। इसके अलावा इसमें 2 कंपोनेंट हैं, एडवोकेसी और मीडिया कैंपेनिंग, ठीक है। एडवोकेसी और मीडिया कैंपेनिंग एंड मल्टी सेक्टरल इंटरवेंशन। तो मल्टी सेक्टरल इंटरवेंशन इज द फर्स्ट कंपोनेंट, और एडवोकेसी एंड मीडिया कैंपेनिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इसमें कंपोनेंट जो मोर देन एनी यू कैन से इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ये एक ऐसी स्कीम है जो अवेयरनेस जनरेशन, एडवोकेसी और मीडिया कैंपेनिंग और मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशन के लिए बनाई गई थी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आपको मतलब कुछ ऐसा कोई स्कीम में किसी को कुछ किया जा रहा है, कुछ बनाया जा रहा है, कुछ मतलब हाईवे बनाए जा रहे हैं या कुछ भी, मतलब जैसे होता है ना कि स्कीम्स के अंदर आपको कुछ देखने को मिलता है कि ये बनाया जाएगा, वो किया जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ मेजर जो फोकस था वो आपका एक जैसे मतलब एडवोकेसी और मीडिया कैंपेनिंग पर था। तो मोर देन अ पर्टिकुलर स्कीम, ये एक कैंपेन था जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। 100% असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट इन एड, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यहाँ पे ग्रांट इन एड का प्रावधान था, ठीक है। 100% असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके अलावा इम्प्लीमेंटेड थ्रू ICDS प्लेटफॉर्म, महिला शक्ति केंद्र DLCW इन कन्वर्जेंस विद द अदर मिनिस्ट्रीज, और डिजिटल गुड्डा बोर्ड यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी है, ये रिसेंट न्यूज़ में था। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये स्कीम है। यहाँ क्या होता है कि स्मॉल सेविंग स्कीम है ये, ठीक है। पार्ट है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो इसमें क्या है कि इंटरेस्ट मिलेगा इस सेविंग बैंक पे 8.4%, जो ऑब्वियसली नॉर्मल सेविंग अकाउंट से ज़्यादा है, ठीक है। समझ रहे हो? अभी आजकल 3 से मतलब 4%, 8%, 8% से ज़्यादा आप FD में भी 8% से ज़्यादा शायद नहीं मिलता है। सो यहाँ पे एक तो पैसे इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल बैंक अकाउंट से, लेकिन
यहाँ पे है क्या कि ये जो पैसा है, अगर आपने अपनी बेटी, मतलब जो भी लोग हैं, आप तो अभी एस्पिरेंट हैं, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी बेटी के लिए सुकन्या, कन्या के लिए मतलब डॉटर के लिए समृद्धि, मतलब मीन्स समृद्धि का मतलब क्या बोलेंगे इंग्लिश में, समृद्धि का मतलब जो दिवाली से आती है, ठीक है, इन दिवाली वी हैव समृद्धि, ठीक है, सो वॉट एवर। तो यहाँ पे समृद्धि योजना, तो बेसिकली यहाँ क्या है कि एक अकाउंट होगा सुकन्या समृद्धि, समृद्धि का मतलब वेलबींग है ना, समृद्धि का मतलब वेलबींग, वेलबींग ऑफ गर्ल चाइल्ड, सुकन्या की समृद्धि। सो हेयर एक अकाउंट खोला जाएगा, उस अकाउंट में एक सेविंग अकाउंट खोला जाएगा, सेविंग स्कीम है, एजुकेशन और मैरिज के खर्चे के लिए यहाँ पे फ़ायदा होगा। यहाँ पे क्या है कि आपने अकाउंट खोल लिया, 8.4% इंटरेस्ट मिलेगा, और लेकिन ये ऐसा नहीं कि नॉर्मल पैसे निकाल लो, वो पैसे जब शादी होगी तब या फिर एजुकेशन के लिए बीच में निकाल सकते हैं। और ये मतलब इस तरीके का है कि मैरिज वगैरह में जो एक्सपेंसेस होता है, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस थिंग, द अल्टीमेट, द मेन रीजन बिहाइंड ऑल these nitty-gritties, all these dowry and all these issues in Indian society is this economic perspective, economic scenario। थोड़ा सा और भी है, सोशल कल्चरल भी है, बहुत कुछ है ना, सोशल कल्चरल भी बहुत कुछ है कि मतलब जब तक बेटा नहीं होगा तो पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी, या वो मतलब मोक्ष नहीं मिलता है अगर बेटा वो आग ना, मतलब जो भी है लास्ट की, अगर जो भी क्रीमेशन और जो भी मतलब प्रक्रिया जो भी कुछ होता है, सो उसमें अगर उसमें बेटा नहीं होगा तो ये नहीं होगा, मतलब ऐसे बहुत सारी विचारधाराएं हैं, उन चक्करों में सोशल कल्चरल कॉज भी हैं, बहुत कुछ है ना। तो इकोनॉमिक भी एक है, मतलब वो चीज़ें तो हैं ही, वो तो चलो है ही, लेकिन इकोनॉमिक और है, क्योंकि डाउरी वगैरह जो चीज़ें हैं तो वो सारी वजह से होता है। तो इस वजह से सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वो उस रेस्पेक्ट में आप जीएस के किसी सोशल इश्यूज़ में यूज़ कर सकते हो, दैट गवर्नमेंट, व्हाट आर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू स्टॉप डाउरी एंड स्टॉप द डोमेस्टिक वायलेंस और वॉट एवर, तो यू कैन यूज़ दिस थिंग, ठीक है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। उज्ज्वला स्कीम, अब उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये नहीं है, ठीक है, उज्ज्वला स्कीम इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर विक्टिम्स टू देयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर इनका री इंटीग्रेशन, रिपेट्रिएशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर विक्टिम टू देयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन, तो जहाँ से भी वो लोग आए हैं उनको हेल्प करना, उसको प्रिवेंट करना, ट्रैफिकिंग को रेस्क्यू करना, और ये सारी चीज़ें, रिहेबिलिट, प्रिवेंट, रिहेबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन, रिपेट्रिएशन, ये आर वाले ऐसे करके आप कहीं यूज़ कर सकते हो आंसर राइटिंग्स में, ठीक है। तो ये रिपेट्रिएशन और इन सब चीज़ों के लिए है। रिहेबिलिटेटिव सेंटर्स आर गिवन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शेल्टर ऑन द बेसिक एम्यूनिटीज़, तो इस तरीके से एक उज्ज्वला स्कीम है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अलग है, ठीक है, उज्ज्वला स्कीम अलग है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा राजीव गांधी स्कीम फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट बॉयज़, तो बॉयज़ के एडोलसेंट बॉयज़ के लिए एम्पावरमेंट के लिए एक स्कीम राजीव गांधी जी के नाम से, सक्षम इसका शॉर्ट में नाम है, सक्षम। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट बॉयज़, 11 से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे हैं, टू मेक देम सेल्फ रिलायंट, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात है। जेंडर सेंसिटिव है ना, तो जेंडर सेंसिटाइजेशन, ठीक है, सैनिटाइजेशन तो बहुत कुछ हो रहा है, सेंसिटाइजेशन भी होना चाहिए, ठीक है, बहुत जगह सेंसिटाइजेशन वर्ड का यूज होता है, फॉर एग्जांपल LGBT कम्युनिटी के लिए सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है ना, तो वो सब आप सुनते हैं। तो मतलब जो मेल चाइल्ड है वो है ना कि मोल्ड देम यंग, है ना, यूपीएससी में एज 21 क्यों है, मैकॉले जो थे जो वट एवर यू कैन यूज़ इट, तो मैकॉले ने क्या किया था, ये कैच देम यंग का फिनोमिना वहाँ पे चला रखा था, कैच देम यंग बिकॉज इट इज़ ईजी टू मोल्ड देम यंग, क्योंकि एक प्रोसेस होती है, आपको पहले एक प्रोसेस होती है लर्न, अनलर्न और रीलर्न, है ना, ये साइकिल होती है। अगर आपने कचरा भर लिया अपनी लाइफ में, या अपनी लाइफ में, या किसी आपने एक इंडिविजुअल ने या किसी एक इंस्टीट्यूशन ने अगर कुछ गलत चीज़ें लर्न कर ली, तो यू हैव टू अनलर्न एंड देन यू हैव टू रीलर्न, है ना। जैसे प्लानिंग कमीशन था, तो पहले प्लानिंग कमीशन चल रहा था, लर्न करता रहा, फिर हमें पता चला यार ये तो गड़बड़ में गलत लर्न कर गया, फिर उसको अनलर्न कराया, उसको ख़त्म किया, फिर रीलर्निंग के नाम पे हमने नीति आयोग बनाया। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी यही होता है, इस साइकिल चलती है। सिमिलरली आपकी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में भी यही होता है कि अगर आपने कुछ गलत चीज़ें पढ़ ली हैं, गलत कॉन्सेप्ट पढ़ ली हैं, तो यू हैव टू अनलर्न देम, या आपके मतलब सोसाइटी ने इतना ज़्यादा आपका जो मतलब एथिक्स में जो होता है सोशलाइजेशन, अगर वो सोशलाइजेशन सही नहीं हुआ है किसी का, तो
आगे क्या करना पड़ेगा उसे रिफॉर्म करने के लिए, उसे वो चीज़ें अनलर्न करानी पड़ेंगी, फिर उसे नई चीज़ें रीलर्न करानी होंगी। तो इसी वजह से इस स्कीम का इंटरवेंशन यही है कि जहाँ पे सोशलाइजेशन हो रहा है वहीं पर ये चीज़ कर दो, वहीं पर एक सेंसिटाइजेशन, क्योंकि वीमेन और मेल फीमेल ये जो जितना डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है उनको वहीं पर सेंसिटाइज कर दो जी, समझ रहे हो, इसलिए ऐसा है। इसके अलावा एड्रेस द हेल्थ नीड्स, तो हेल्थ नीड्स तो ये है, इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे एडोलसेंट बॉयज़ हैं तो हेल्थ नीड्स को एड्रेस करने की बात है। वोकेशनल स्किल्स टू 16+ और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस विल बी यूटिलाइज्ड एज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो ICDS यहाँ पे यूज़ होगा। इसके अलावा वी हैव जेंडर चैम्पियंस स्कीम, ठीक है, तो ये है जेंडर चैम्पियन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, साथ में HRD, ठीक है, याद रखना कहीं हमें मिनिस्ट्री इसके साथ हमें फाइनेंस मिल गया था, कहाँ मिल गया था, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, ठीक है, कहीं पर हमें 3 मिल गई थी HRD और वो तीनों मिल गई थी, है ना, किस में मिल गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। अब हमें HRD और इसका कॉम्बिनेशन मिल गया, किस में मिल गया, जेंडर चैम्पियंस स्कीम में। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि है ना कि सिर्फ वीमेन डेवलपमेंट तो बहुत सारी हैं, फिर वीमेन प्लस HRD तो ये वाली रही, अगर वीमेन प्लस कह सकते हो दिस फाइनेंस तो सुकन्या समृद्धि, ठीक है, और वीमेन प्लस हेल्थ प्लस HRD तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे याद रख सकते हो। इसके अलावा टू मेक देम यंग बॉयज़ एंड गर्ल, टू मेक यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स सेंसिटिव एंड क्रिएट पॉजिटिव सोशल नॉर्म्स, वैल्यू द राइट्स ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स, ठीक है, तो जेंडर चैम्पियंस स्कीम ये भी एक सोशलाइजेशन वगैरह को चेंज करने के लिए। जेंडर चैम्पियन आर रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हु फैसिलिटेट द इनेबलिंग एनवायरनमेंट, तो जैसे क्लास के मॉनिटर होते हैं ना वैसे ही उनको मतलब बच्चे जो होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सोशल नॉर्म्स बनाने के लिए यहाँ पे जेंडर चैम्पियन जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल, उन्हें एक लीडरशिप क्वालिटी भी यहाँ पे जनरेट होगी उनके अंदर कि आपको ये काम करना है ना, जैसे क्लास में मॉनिटर बना दिया जाता है, ऐसे यहाँ जेंडर चैम्पियंस होंगे जो ये लीडरशिप स्किल शो करेंगे, एक लीडर का काम करेंगे और इनेबलिंग एनवायरनमेंट तैयार करेंगे जहाँ पर वीमेन और गर्ल्स की रेस्पेक्ट और उनके राइट्स को वैल्यू देने की बात और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ देयर। इसके अलावा वी हैव सखी वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर टू इंटीग्रेट द सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू वीमेन अफेक्टेड बाई वायलेंस। तो वायलेंस अगर होता है, वायलेंस क्या होता है कि कोई भी अगर है, कोई भी फैमिली में जो भी कुछ भी इशू है, ठीक है, और उस इशू की वजह से अगर मतलब कुछ भी मतलब वायलेंट होता है, ठीक है, कोई भी इशू है, इशू कैन भी फिजिकल, मतलब यहाँ पे मतलब जो मेन इशू है वो कुछ भी हो सकता है, ऑफिस का गुस्सा हो, कोई और इशू हो, रिलेशनशिप इशू, व्हाटएवर, बट वो इश्यूज अगर हाथ उठाने में या इस तरीके की चीज़ों में आ जाते हैं, वायलेंस अगर वायलेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिजिकल, मेंटल, टॉर्चर, फलाना टिम का जो भी है, देन इट विल बी कॉल्ड एज वायलेंस। और वायलेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो मतलब आपको पता ही, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम में 66% लगभग राइज हुआ है। सो दीज थिंग्स आर देयर। तो सखी वन स्टॉप सेंटर ऐसा नहीं है कि कहाँ जाए वीमेन, सो टू सपोर्ट ऑल वीमेन्स इंक्लूडिंग गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे वीमेन का वायलेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ मैरिड, आपके दिमाग में क्या आता है, डोमेस्टिक वायलेंस सुन के आप सोचते हो जो भी मतलब मैरिड वीमेन है, नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस में सब आ जाता है, बच्चे तक आ जाते हैं, बच्चों के साथ जो फीमेल जो बच्चे 18 वाले हैं वो सब भी आ जाते हैं, ओके। फंड जो है वो थ्रू निर्भया फंड है, ये याद रखना। निर्भया फंड जो है ये निर्भया इंसिडेंट के बाद बनाया गया था, 1000 करोड़ रुपए यहाँ दिए गए थे और ये फंड जो है यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि निर्भया फंड में कौन कौन सी चीज़ों में निर्भया फंड यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये बताओगे। और इसके लूप होल्स में भी जो चीज़ें हैं वो भी बता देना कम से कम। इसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, और ये 24/7 सेंटर्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस इज़ द काइंड ऑफ इशू जहाँ पर आप ऐसा नहीं कि 10 से 5 या 9 से 5 चलाएंगे, 24/7 ये फैसिलिटी है। देन वी हैव नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? अटल इनोवेशन नीति आयोग। अब आप कहोगे कि यार मिनिस्ट्री की स्कीम चल रही, नीति आयोग कहाँ से आ गया? बिकॉज दिस इज़ द लास्ट यू कैन से टॉपिक जो हम यहाँ कवर करेंगे। इसके बाद एक आपका रह जाएगा जो है PMO, ठीक है। सो नीति आयोग ने कौन सी स्कीम चला रखी है? अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन इनोवेशन से रिलेटेड है। सो अटल इनोवेशन मिशन जो है वो इनोवेशन से रिलेटेड है। आप यहाँ पे इनोवेशन, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स बाय नीति आयोग और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आपका कॉर्नेल यूनिवर्सिटीज़ और शायद
नॉट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, आई थिंक इट इज़ देयर। इसके अलावा मेजर जो है वो आपका वहाँ पे और भी बॉडीज़ हैं, ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट स्टिल यू कैन जस्ट रीड आउट दिस थिंग, ठीक है। तो इनोवेशन का आपका फैक्ट वगैरह आपको पता होना चाहिए। सो अटल इनोवेशन स्कीम जो है, अटल इनोवेशन स्कीम है, पहले इसका वो समझो दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, टू क्रिएट एंड प्रमोट द इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एक अम्ब्रेला इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है अटल इनोवेशन मिशन, और अटल ITPs कैन ऑल्सो बी बेनिफिट फ्रॉम अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, समर्थ स्कीम, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे बेसिक इसके दो कंपोनेंट हैं, दो पिलर हैं इसके, अटल इनोवेशन मिशन के दो पिलर हैं, एक है एंटरप्रेन्योरशिप और एक है इनोवेशन, है ना। पहला ही देखो ना ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, पहला लिखा है इनोवेशन और दूसरा लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये आंसर राइटिंग में कहीं लिख रहे हो तो ऐसे यूज बना सकते हो कि अटल इनोवेशन मिशन, ऐसे फिगर बना दो, यहाँ लिख दो एंटरप्रेन्योरशिप और यहाँ लिख दो इनोवेशन, और यहाँ एक और नीचे एरो कर दो, एंटरप्रेन्योरशिप के नीचे लिख दो सेतु, और यहाँ सेतु लिख दो, और यहीं पे आप और भी चीज़ें लिख सकते हो, इनोवेशन में ATL और बाकी सारी चीज़ें लिख सकते हो, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर और इनोवेशन प्रमोशन, दो प्रमोशन है, एंटरप्रेन्योर प्रमोशन और इनोवेशन प्रमोशन। प्रीलिम्स के लिए याद रखना, मेंस के लिए ये डायग्राम बनाने की कलाएँ जो हैं, कला विद्या, वो याद रखना बहुत ज़्यादा आजकल नीड हो गई है, क्योंकि UPSC जो है वो बदल रहा है, बदल रहा है इन द सेंस कंपटीशन बढ़ रहा है, यू हैव टू इनोवेट एज वेल इन योर आंसर राइटिंग एज वेल, तो डू दिस थिंग। अटल टिंकरिंग लैब्स यहाँ पे बनाई जा रही हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल कॉलेजेस में जो प्रैक्टिकल स्किल्स वगैरह हैं उनको डेवलप करने के लिए यू विल हैव दिस अटल टिंकरिंग लैब। अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर्स वो होते हैं जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैंने कोई ऐप शुरू किया, जैसे अनअकैडमी भी ऐसे ही शुरू हुआ था, वो एंटरप्रेन्योरशिप आज हो गई है, वो शुरुआत एक यूट्यूब चैनल से ही हुई थी, ठीक है, एक नॉर्मल, फिर ऐप बना, फिर उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते ऐसे हो गया, ठीक है, जो भी है चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने मान लो ऐप बनाया कोई, ठीक है, और उस ऐप को चेक करने के लिए उसमें मतलब जो मैंने सोचा है, जो मेरा कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, वो रियल में कितना काम कर रहा है, क्या उसमें लूप होल हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर होनी चाहिए ना। कुछ इंक्यूबेशन का मतलब होता है वो सपोर्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं टेस्ट करने के लिए मतलब उसको पूरा, मतलब एक इंक्यूबेशन सेंटर में वो सुविधाएँ दी जाती हैं वेयर यू कैन डू दिस थिंग। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, अगेन इनोवेशन, तो मैंने बोला ना डायग्राम बनाओगे तो यही डायग्राम में ये अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, अटल दिस सेंटर, दैट सेंटर, यू कैन यूज़ लाइक दिस, और बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा इससे। अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस एंड अटल ग्रांड चैलेंजेस, यहाँ पे क्या है, चैलेंज दिए जाते हैं कि ये करके दिखाओ, है ना, और लोग आएंगे ये करके दिखाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल PMO नहीं, MyGov.in ने कोविड-19 के बाद एक चैलेंज एक ऐसा बनाया था, उसमें क्या था कि स्टार्टअप्स कैसे हम कोविड-19 से लड़ें, तो आपको एक बड़ा सा एक पूरा अपना आइडिया, अपना जो भी है वो आपको बताना था वहाँ पे, ठीक है, कि ऐसा कोई ऐप बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ये भी एक चैलेंज की तरह होता है, ठीक है। जैसे कोई भी चैलेंज दे दो, है ना, कि ट्यूबरकुलोसिस कैसे इसकी टेस्टिंग फास्ट करें, वैक्सीन बनानी है क्या करें, ठीक है, कुछ भी चैलेंज। तो अटल यहाँ पे ऐसे चैलेंज नहीं होंगे ऑब्वियसली, लेकिन न्यू इंडिया में जो भी इशूज़ हैं, जैसे स्मार्ट हैकाथॉन होती है, ठीक है, HRD की, तो ऐसे आपको याद रखना है। मेंटोर इंडिया प्रोग्राम कैंपेन, तो ये भी एक इसमें कंपोनेंट है। इसके अलावा वी हैव सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज़ नथिंग बट, एक तरीके का ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है जो हेल्थ हो ह्यूमन के पास, एजुकेशन हो, स्किल्स वगैरह हो, तो देन द ह्यूमन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। डायग्राम बता दूं थोड़ा मेंस के लिए, ह्यूमन है, ह्यूमन कैपिटल है, हेल्थ होगी, एजुकेशन होगा, ये सब होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये आप ऐसे रख दो कि ह्यूमन है, अगर हेल्थ, एजुकेशन, स्किल वगैरह है तो ह्यूमन कैपिटल बनेगा, या कह सकते हो डेमोग्राफिक डिविडेंड बनेगा, और अगर हेल्थ, एजुकेशन, यहाँ लिख दो यस, यहाँ लिख दो नो, अगर हेल्थ, एजुकेशन और ये चीज़ नहीं है, ठीक है, तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर हो जाएगा, और यहाँ ह्यूमन की जगह लिख दो डेमोग्राफिक बल्ज, बन गया डायग्राम, यहाँ फिगर,
हो गया आंसर राइटिंग, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे चीज़ें यूज कर सकते हो। ये है क्या बेसिकली, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्म करना है ह्यूमन कैपिटल, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। अब देखो ह्यूमन कैपिटल में क्या है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब ही क्या है कि हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, तो हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल की अगर मतलब पता है तो आप ऑब्वियसली आप ऑब्जेक्टिव समझ गए हैं। इसके अलावा फंडेड थ्रू अ कॉस्ट शेयरिंग मैकेनिज्म बिटवीन नीति आयोग एंड पार्टिसिपेटिंग स्टेट। जो भी स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे ना कि हाँ हमें करना है ये अपने अपने स्टेट में, हाँ ठीक है करना है तो फिर फंडिंग भी करो, है ना। जैसे आपने देखा है, अगर हमने याद करो उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो उड़ान में भी यही था कि जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट हैं, वैसे तो उसमें ऐसा नहीं था, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो पार्टिसिपेटरी स्टेट हैं, दोज पार्टिसिपेटरी स्टेट अगर वो पार्ट ले रही हैं तो दे हैव टू प्रोवाइड द काइंड ऑफ सपोर्ट एंड ऑल जो भी उसमें है, ठीक है, वो हमने पढ़ा हुआ है। तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। साथ जो है साथ एजुकेशन रोड मैप 2018 से 20 का बाई नीति आयोग यहाँ पे आया हुआ था। इसके अलावा भी है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अगर याद हो, शायद आपको ना हो या हो पता नहीं, मैंने पहले जब एक हाउसिंग अफेयर्स की मिनिस्ट्री बताई थी तो मैंने ये बताया था, योजना मैगजीन वगैरह में ये चीज़ें दी गई थी एक मंथ में। यहाँ पे क्या था कि सबसे हमारा अगर अभी जो हमारा इनिशिएटिव चल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू हाउसिंग डेवलपमेंट या विद रेस्पेक्ट टू यू कैन से हाउसिंग अफेयर्स का जो ओवरऑल मैकेनिज्म अभी जो मेजर फोकस है वो कहाँ है, ठीक है, मतलब हाउसिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस कहाँ पे है। तो सबसे ऊपर है स्मार्ट सिटीज़, ठीक है, बीच में चल रहा है आपका, सबसे नीचे चल रहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, और बीच में एक और चल रहा है, आई एम अनएबल टू रिकॉल अगेन, स्मार्ट सिटीज़ थी, और यहाँ पे एक और हमने इसी में पढ़े थे, होम हाउसिंग अफेयर्स में ही स्मार्ट सिटीज़ के अलावा एक कोई सिटीज़ थी, पता अरे यार डिस्ट्रिक्ट थी कुछ, ओके व्हाटएवर, तो मैं वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग, माफ़ी चाहूँगा। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में वो चीज़ है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे पिलर हैं, तो यहाँ पे ये 500 बनाए जाएंगे। मॉडल विलेज था क्या था, ठीक है, तो समथिंग सॉर्ट ऑफ दिस इज़ देयर, ठीक है। तो 500 के लगभग यहाँ पे हैं, नीचे और कम है और ऊपर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म सम ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे एस्पिरेशनल, अब याद रखना ये दो इनिशिएटिव जो है वो हाउसिंग अफेयर्स के थे, लेकिन ये जो लास्ट कंपोनेंट है ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये जो कंपोनेंट है ये नीति आयोग का है, ठीक है, क्योंकि हम नीति आयोग पढ़ रहे हैं। इसमें फोकस क्या है, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये आपके इसमें कीवर्ड्स हैं, ठीक है, समझ रहे हो। कन्वर्जेंस का मतलब कि बाकी सारी चीज़ें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, है ना, MG नरेगा योजना, रोजगार कल्याण योजना, ये योजना, तो कन्वर्जेंस लाना है, ठीक है। तो इस तरीके का स्वच्छ भारत मिशन, तो कन्वर्जेंस लाया जाएगा, और यहाँ पे कोलैबोरेशन होगा और कंपटीशन होगा। फोकसेस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग 117 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 28 स्टेट्स, और 5 करोड़ यहाँ पे अक्रॉस 5 कोर डायमेंशन में यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, जैसे हेल्थ न्यूट्रिशन 30%, एजुकेशन 30%, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्किल डेवलपमेंट 20%, एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्स 20% और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर 10%। तो ये 5 कंपोनेंट हैं जहाँ पर डेवलपमेंट होगा, देखा जाएगा। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मिंग मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज, सो हमने देखा है, अब ये याद रखना, ये मिशन मोबिलिटी बैटरी सुन के मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ में मत लगा के चले आना कि उसकी है, ये इसका है। हैवी इंडस्ट्रीज़ का फेम था फास्टर एडॉप्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि बैटरी और उसमें अंतर है, बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वैसे तो एक ही चीज़ के हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली जो स्कीम है, मोबिलिटी वाली स्कीम है, नेशनल मोबिलिटी मिशन प्रोग्राम, वो सब है, वो सब हैवी इंडस्ट्रीज़ में है, लेकिन बैटरी की बात है तो ये यहाँ है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान अपने आँख नाक कान सेंस ऑर्गन्स खोल के रखना, याद रखना थोड़ा, ठीक है। टू प्रमोट द क्लीन कनेक्टेड शेयर, ठीक है, सस्टेनेबल मोबिलिटी इनिशिएटिव इन द कंट्री। तो क्लीन कनेक्टेड शेयर्ड एंड सस्टेनेबल, क्लीन कनेक्टेड शेयर सस्टेनेबल, ठीक है। कीवर्ड्स याद रखना, इसको आंसर राइटिंग में ऐसा लिख के अंडरलाइन कर देना, CCSS, तो अच्छा लगता है देखने में। इंटर मिनिस्टीरियल स्टीयरिंग कमेटी बनाई है जो चेयर्ड बाय CEO ऑफ नीति आयोग, दैट विल कोऑर्डिनेट अमंग स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर से कोऑर्डिनेट होगा बैटरी और मोबिलिटी के रेस्पेक्ट में। सपोर्ट एंड इम्प्लीमेंटेड फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम,
ठीक है। फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम यहाँ पे होगा। लार्ज स्केल एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव इंटीग्रेटेड बैटरीज एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा प्लांट्स इन इंडिया, और मेक इन इंडिया स्ट्रेटजी भी यहाँ पे साथ में रहेगी। इसके अलावा नेशनल इसमें क्या है, मिशन विल लॉन्च अनदर प्रोग्राम टू लोकलाइज प्रोडक्शन अक्रॉस एंटायर इलेक्ट्रिक व्हीकल वैल्यू चेन। ठीक है, मेन चीज़ याद है ये रखना कि ये स्कीम हैवी इंडस्ट्रीज़ की नहीं है, बाकी चीज़ें आप सिंपल पढ़ के समझ सकते हैं दैट क्या क्या है इसमें। ठीक है, पीएमओ की कौन सी स्कीम्स हैं, पीएमओ की बेसिकली प्रगति सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति। ये क्या है, इसमें 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बंडल किया गया है, डिजिटल डाटा मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंस और जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिजिटल डाटा मैनेजमेंट, यहाँ पे डाटा जो है वो डिजिटली अवेलेबल है और उसका मैनेजमेंट हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट यहाँ पे चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट से बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन पे गवर्नमेंट का फोकस है। और जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी 3 टियर सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ यहाँ पे पीएमओ, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी, इस तरीके का एक सिस्टम है जहाँ पे सबसे ऊपर पीएमओ है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन है आपका यूनियन सेक्रेटरीज का, और फिर स्टेट में जो चीफ सेक्रेटरीज हैं। तो ये आपको याद रखना है दैट पहले क्या होता था, स्कीम्स बनती थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। आजकल इम्प्लीमेंटेशन पहले से बहुत बेटर है और प्रगति को उसका क्रेडिट जाता है। प्रगति इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने आवास ग्राउंड पे बन रहे हैं ना, कागजों में तो वो सब बनता है, तो इस वजह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एनश्योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आइसोलेशन या साइलोज में वर्क नहीं कर रहा है, वो आपका स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज के साथ काम कर रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, डाटा मैनेजमेंट हो रहा है, तो इस वजह से ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यहाँ पे इंश्योर कर रहा है। और री इंजीनियरिंग द डेटा बेसिस ऑन सीपी ग्राम्स फॉर ग्रीवेंसेज और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप्स एंड मॉस्पी। ठीक है, तो यहाँ पे री इंजीनियरिंग हो रही है डेटा की, क्योंकि डेटा मैनेजमेंट हो पा रहा है। इसरो का इनिशिएटिव युविका, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ये क्या है युविका, इसका काम है कि बेसिक नॉलेज ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और स्पेस एप्लीकेशन जो यंग स्टूडेंट्स हैं, अगेन यंग स्टूडेंट्स पर फोकस है, चाहे वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में हो, वो फोकस कर रही है कि बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हीं में जेंडर सेंसिटाइजेशन लाया जाए। ठीक है, तो उसने वहाँ पे जेंडर चैम्पियनशिप चला रखा है, और भी बाकी अभी हमने देखा जो चला रखा है। ठीक है, सिमिलरली आपका हमने देखा कि और भी ऐसे इनिशिएटिव हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ देखने को मिले। इवन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी, वहाँ पे आर्मी भी अपना जो है वो आउटरीच प्रोग्राम चला रही है। बच्चे जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में जाके देख रहे हैं दैट हाउ दे आर बेसिकली लिविंग, हाउ दे आर डूइंग द थिंग्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इस तरीके से काम कर रही है कि विदेश से लोगों को इंडिया में लेके आए कि हाउ इंडिया इज़ देयर, इंडिया जो NRIs वगैरह हैं, इंडिया का कल्चर उन्हें सिखाया जाए। ठीक है, तो हर जगह कनेक्टिविटी लाई जा रही है, तो इसरो कैसे दूर हट सकता था। इसरो भी उसी कैच देम यंग की फिलॉसफी को यहाँ अप्लाई करता हुआ नज़र आ रहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन द सेम थिंग कि यंग स्टूडेंट्स के अंदर स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एप्लीकेशन, इन सब चीज़ों की जानकारी बचपन से ही उनके अंदर वो जो क्यूरियोसिटी है वो बने, और इसके लिए इंटेंट ऑफ अराउजिंग द इंटरेस्ट के साथ ये स्कीम जो है वो लाई गई है। ये इसरो की स्कीम है और हेल्प करेगी स्टूडेंट्स को टू अप्रिशिएट व्हाट दे आर बीइंग टॉट। ठीक है, पढ़ा दिया जाता है कि हाँ सोलर सिस्टम है, सन बीच में है, सन के अराउंड मून अर्थ घूम रहा है, अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, ये ऐसे राइट टू ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। रियलिटी में थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कौन सा वो स्कूल में पढ़ाया जाएगा। सो दैट्स वाई इसरो इज़ वर्किंग ओवर हेयर कि स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी में बच्चों को समझ में भी आए, बच्चों की क्यूरियोसिटी भी आए, और क्यूरियोसिटी जो आएगी वो मदर ऑफ इन्वेंशन कह सकते हो। ठीक है, नेसेसिटी होती है, क्यूरियोसिटी होती है, यहीं से चीज़ें होती हैं। ठीक है, साइंटिस्ट में बेसिकली ये चीज़ अप्लाई अच्छे से होगी, हर जगह होती है, बट साइंटिस्ट्स वही बनते हैं जिनमें क्यूरियोसिटी पहले से होती है, और क्यूरियोसिटी जगाने का सबसे राइट टाइम होता है कैच देम यंग सो दैट यू कैन मोल्ड देम यंग। ओके, सो whatever you can use these keywords। युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका, 3 स्टूडेंट्स जो हैं इसमें क्या होगा, हर स्टेट और यूटी से 3 बच्चे बस आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना कि ऐसा नहीं कि 3300, अरे इसरो है भाई, बड़ी चीज़ है, 3 बच्चे आएंगे हर स्टेट से बस। ठीक है,
और जो बच्चे 8th पास कर चुके हैं और स्टडी इन 9th, ठीक है, बिल्कुल राइट टाइम पे काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि 11th क्लास में हो रहा है, या ऐसा नहीं कि 12th के बाद हो रहा है, 12th तक तो सब हो चुका होता है, या 11th के टाइम बिल्कुल, मतलब 9th के टाइम के बच्चा 9 10th में, क्योंकि 9 10 जनरल होते हैं, उस टाइम पे बच्चा ऐसा कर सकता है। अब 10th के बाद किसी ने आर्ट साइड ले ली तो थोड़ी ना उसको फिर, तो थोड़ा सा एक सही टाइम पे वो काम हो रहा है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पे काम करेंगे सिलेक्शन एंड कम्युनिकेट द लिस्ट, ठीक है, तो बच्चों का सिलेक्शन और उस लिस्ट का कम्युनिकेशन टू इसरो इज़ द वर्क ऑफ चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी कौन होते हैं? जो स्टेट लेवल में सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो हैं वो ये होते हैं चीफ सेक्रेटरीज, ठीक है, IAS ही होते हैं, लेकिन सबसे सीनियर जो स्टेट में जो सबसे चीफ होंगे, ठीक है। तो सेंटर में कैबिनेट सेक्रेटरी और स्टेट में चीफ सेक्रेटरी। तो ये आपका पबेट का पार्ट है, GS के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा रूरल एरिया स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन स्पेशल वेटेज। अब देखो यार 3 बच्चे हर स्टेट से, मतलब इमेजिन करो यार यूपी में 3 बच्चे, ठीक है, यूपी में कुल ज़िले 75, 3 बच्चे, मतलब पर ज़िले से भी नहीं आएगा, ऊपर से विलेज और हो, तो फिर इसलिए रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स को भी स्पेशल वेटेज यहाँ पे दिया जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ युवा विज्ञानी कार्यक्रम। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो आपका होमवर्क है, आपको अपने अपने स्टेट्स की जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो आप पढ़िए और कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए। अगर कोई यूपी का है तो यूपी की स्कीम को थोड़ा पढ़ के कमेंट में लिख दे कि हमारे यहाँ ये है, ठीक है। MP वाले MP की लिख दें, गुजरात वाले गुजरात की लिख दें, राजस्थान वाले राजस्थान की लिख दें, झारखंड वाले झारखंड की लिख दें। जो जहाँ का है वहाँ की स्कीम्स कमेंट सेक्शन में अगर लिख दोगे तो सारे लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द होमवर्क, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो आप अपने स्टेट की स्कीम वगैरह 1-2 देख के ऐसा पढ़ सकते हैं। दिस इज़ इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच। और आज लास्टली फाइनली थैंक यू, और आज दी एंड हो गया है सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। पिछले लेक्चर नंबर 1 से लेके 12 तक बहुत सारी वीडियोस में हमने बात की है, अलग अलग टॉपिक्स की, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की और अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की। आई होप ये जो सीरीज़ है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही चैनल को बढ़ाते रहिए और ख़ुद भी आगे बढ़ते रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम। अभी समय है थोड़ा रुकने का, ठहर जाओ, आराम करो। और जैसे लास्ट में बोलना चाहूँगा, जैसे डेली होता है, डेली क्या है, DALY डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, या डिसेबिलिटी एंड, मतलब जैसे जो लोग डिसेबल्ड हो जाते हैं, जो भी लोग डिसेबल्ड होते हैं, उनकी लाइफ का कुछ पार्ट उस डिसेबिलिटी की वजह से बेकार हो जाता है, ठीक है। और आज का वो टाइम है कि कोविड-19 एक समझ लो एक कोविड एडजस्टेड लाइफ ईयर्स एक कॉन्सेप्ट बनेगा। तो ये जो टाइम है, ये सिर्फ एक बंदा, अगर किसी की लाइफ में पढ़ाई लिखाई थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, बिकॉज कोविड एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, कोविड लाइफ जो है वो पूरी हर किसी की लाइफ में से कोविड लाइफ माइनस होने वाली है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम बर्बाद हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम, लेकिन आप करोगे क्या? अब ऐसा नहीं घर बैठ जाओ कि हाँ अब तो कोविड में सबका साथ हो रहा है, नहीं, स्टिल पीपल आर स्टडिंग। तो जितना कम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके काम कर सको उतना करो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना करो, बिकॉज सबका वही हाल है, ठीक है। इवन कोई भी हो, ठीक है, इवन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, सबकी वाट लगी पड़ी है, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मेरा रूम पे बुक्स रह गई हैं, लोग परेशान हैं कि दिल्ली थे बुक्स रह गई हैं वहाँ पर और हम पढ़ें कैसे। लैपटॉप से पढ़ो, मोबाइल से पढ़ो, ठीक है, कम पढ़ो, आँखों को रेस्ट दो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और जितना हो सके उतना करो, ठीक है। कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, अपना शेड्यूल बनाओ, बिकॉज शेड्यूल एंड डिसिप्लिन, मोटिवेशन एंड ऑल दीज थिंग्स आर टेम्पररी, शेड्यूल एंड डिसिप्लिन इज़ परमानेंट। ट्राई टू मेक शेड्यूल, ट्राई टू फॉलो इट, और बाकी सब अपने आप जो भी चल रहा है चलने दो, ठीक है, बिल्कुल लोड नहीं लेने का। दिस इज़ इट फॉर द डेट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।